समस्त विद्युत पेंशनर्स साथियों नमस्कार। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष आपके समक्ष उपस्थित हूं। बड़े हर्ष की बात है कि विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ अपने रजिस्ट्रेशन का 1 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है और इस संगठन का अक्टूबर 2021 में रजिस्ट्रेशन कराया गया था। तब से लेकर अभी तक लगभग 1 वर्ष में आप लोगों का जो इस संगठन को समर्थन और सहयोग एवं आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी लोगों का आभारी हूँ। इस संगठन की वार्षिक आम सभा की सूचना इस संगठन के पत्र क्रमांक 50 दिनांक 1 अक्टूबर 2022 द्वारा जारी की गई है, जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ। यह समस्त दस्तावेजों सहित वार्षिक आम सभा की सूचना आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न ग्रुपों में पोस्ट कर आप तक पहुँचाई जाएगी। इसके अतिरिक्त इस वीडियो के माध्यम से भी मैं इस वार्षिक आम सभा की सूचना आप सभी को देना चाहता हूं और क्रमशः जो वार्षिक आम सभा से संबंधित दस्तावेज एवं पत्र हैं उनका वाचन करना चाहता हूं, जिससे आप सभी को यह ज्ञात हो जाएगा कि इस संगठन ने विद्युत पेंशनर्स के हित के लिए विगत 1 वर्ष में क्या क्या गतिविधियां की हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है और पेंशनर्स की किन समस्याओं के लिए यह संगठन आगे भी संघर्षरत रहेगा। तो वार्षिक आम सभा मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुपालन में विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ की उपविधि के प्रावधान अनुसार इस संस्था की वार्षिक आम सभा दिनांक 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार समय दोपहर 2 बजे से स्थान वर्धमान ग्रीन पार्क कॉलोनी सार्वजनिक मंच अशोका गार्डन भोपाल में आयोजित है, जिसमें यदि निर्धारित समय पर गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होता है तो आम सभा आधे घंटे के लिए स्थगित करने के पश्चात पुनः आम सभा प्रारंभ की जाएगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इस आम सभा की विषय सूची इस प्रकार है। पहला सीरियल नंबर माह अक्टूबर 21 से माह सितंबर 2022 तक के आय व्यय पत्रक से संबंधित सभी वित्तीय पत्रकों का अवलोकन कर अनुमोदन करना। मैं आय व्यय पत्रक आगे आपको इस वीडियो में पढ़कर सुनाऊंगा। दूसरा सीरियल नंबर है संस्था की विगत सभी बैठकों के कार्यव्रत प्रोसीडिंग का अनुमोदन करना, यानी संस्था ने विगत 1 वर्ष में जो भी अपनी कार्यकारिणी की बैठकें की हैं और जो भी निर्णय लिए हैं उनका अनुमोदन करना। तीसरा है अध्यक्ष सचिव तथा प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा अभी तक की गई समस्त कार्रवाई और निर्णय का अनुमोदन करना। चौथा है संस्था की प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचन की पुष्टि करना, यानी जो पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी में हैं उनकी पुष्टि करना। पांचवा है संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन, यानी जो वर्ष भर की जो गतिविधियां की गई हैं उसकी जो रिपोर्ट है उस पर उपलब्धियों एवं आगामी लक्ष्यों पर स्वीकृति प्रदान करना। छठवां है संस्था के विस्तार एवं तत्संबंधी संगठनात्मक नियुक्तियां करने, अन्य संगठनों से गठबंधन करने हेतु प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव को अधिकृत करना एवं विगत नियुक्तियों गठबंधनों की पुष्टि करना। उपविधि में जो पद दिए गए हैं उसके अतिरिक्त संगठन को प्रदेश स्तर पर चलाने के लिए बहुत से ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना पड़ती हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय शाखाएं जो हैं वो अपने अपने स्तर पर अपना कार्य संपादन कर सकें। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश स्तर की जो नियुक्तियां हैं उसके अलावा भी क्षेत्रीय स्तर पर जो शाखाएं गठित हो रही हैं या क्षेत्रीय स्तर पर जहां आवश्यक लगता है कि कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए तो उनकी नियुक्ति होती अध्यक्ष एवं सचिव को अधिकृत संबंध करने संबंधित यह प्रावधान है।
चूँकि सुविधा की दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव इस तरह की नियुक्तियाँ करने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त करती हैं और फिर आम सभा में भी आपके समक्ष रखा जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसका अनुमोदन करने का कष्ट करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई विषय होगा तो अध्यक्ष जी की अनुमति से इसमें ग्राह्य किए जाएंगे। यह तो हो गई आम सभा की विषय सूची। इसमें अब जो टिप्पणी है वह मैं पढ़कर सुनाता हूँ। नोट क्रमांक आ, सदस्यों को अपने व्यय पर आम सभा में आना जाना होगा। उन्हें किसी भी तरह का प्रवास व्यय भत्ता या प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नोट क्रमांक बा, जो सदस्य आम सभा में आने में असमर्थ हैं वे दूरभाष, व्हाट्सएप, ईमेल पर संपर्क कर अथवा यूट्यूब पर पेंशनर हितरक्षक चैनल सर्च कर वीडियो देख सुनकर भी जानकारी ले सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से भी वे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अधिकांश सदस्य दूर स्थानों पर निवासरत हैं, अन्य प्रांतों पर निवासरत हैं एवं वृद्धावस्था में हैं, अतः आम सभा के दिन निर्धारित समय पर गूगल मीट पर वर्चुअल मीटिंग भी आयोजित रहेगी, जिसका लिंक प्रसारित किया जाएगा और समय वगैरह की जानकारी उसमें दी जाएगी, जिसमें भी इच्छुक सदस्य भाग ले सकते हैं। उपरोक्त किसी भी माध्यम अथवा पत्र द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से आप अपने विचार, स्वीकृति, अस्वीकृति, आपत्ति एवं सुझाव आदि व्यक्त कर सकते हैं। इस पत्र के साथ जो संलग्न किए गए हैं वे हैं वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय पत्रक, पेंशनर की प्रमुख समस्याएं संबंधित एक ब्रीफ नोट यानी संक्षेपिका। हस्ताक्षर किए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता द्वारा, प्रदेश सचिव श्री सुनील कुमार गारगव जी द्वारा, और इस आम सूचना पत्र की प्रतिलिपि श्रीमान सहायक पंजीयक फर्म्स एंड सोसाइटी नर्मदापुरम संभाग कार्यालय, पुराना सचिवालय परिसर, मध्य प्रदेश शासन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ भी प्रेषित की गई है। विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का जो वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 है वह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सम्मानीय सदस्यगण, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का गठन आप सभी के अनुरोध पर किया गया है। यह राग द्वेष, अहम और राजनीतिक चाटुकारिता के दोष रहित एक ऐसा निस्वार्थ, निष्पक्ष और गैर राजनीतिक संगठन है जो सिर्फ पेंशनर्स के हित के लिए काम करता है। विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ शासन, प्रशासन, विद्युत कंपनियों तथा आपके मध्य सेतु बनकर लगातार पत्राचार करते हुए पेंशनर हित में बेहतर कार्य कर रहा है, जिसकी जानकारी आप सभी को व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर दी जा रही है। यूट्यूब पर भी पेंशनर हितरक्षक चैनल के माध्यम से विभिन्न जानकारियों के वीडियो उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। विगत एक वर्ष में इस संगठन के 205 आजीवन वार्षिक सदस्य बन गए हैं तथा अन्य लगभग 500 मानसेवी सदस्य हैं। इस संख्या में क्षेत्रीय शाखाओं के सदस्य सम्मिलित नहीं हैं। सदस्यता निरंतर जारी है, जिसमें श्री PS मथारू जी, श्री थॉमस वर्गीस जी, श्री नरेंद्र ढोक जी एवं श्री राम कुमार सोनी जी तथा विंध्य क्षेत्र के हमारे बड़े भ्राता श्री का अति विशिष्ट योगदान है। अतः संगठन इन सब महानुभावों का आभारी है। जबलपुर, छिंदवाड़ा एवं विंध्य क्षेत्र में संगठन का विस्तार हुआ है। अन्य स्थानों पर भी प्रयास जारी है, किंतु हमारा जोर बेतरीब विस्तार की अपेक्षा गुणवत्ता और सक्रियता पर ज़्यादा है। क्षेत्रीय शाखाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। अनावश्यक चंदा उगाही और पैसों की बंदरबाट दिखावटी आयोजनों से मुक्ति के ठोस कदम उठाए गए हैं। यह संगठन पारदर्शिता से कार्य करेगा। एक अभिनव विचार के साथ इस संगठन का संचालन किया जा रहा है। जो पेंशनर जहां हैं वहां रहकर भी इस संगठन का सहयोग कर सकते हैं। संगठन भी उन्हें सदैव सहयोग देने हेतु तत्पर है। यदि पेंशनर को यह लगता है कि हमारा संगठन अच्छा काम कर रहा है तो ही वे हमारे सदस्य बने, जिसमें उनकी विचारधारा, राजनीतिक सोच, अन्य संगठन से यदि उनका कोई जुड़ाव है तो जैसी कोई भी रुकावट नहीं है। वे अपनी स्वतंत्र विचारधारा लेकर, अपनी राजनीतिक सोच लेकर या किसी अगस्त संगठन के सदस्य बने रहकर भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं और इस संगठन को सहयोग दे सकते हैं और इस संगठन से सहयोग ले सकते हैं।
महंगाई राहत की केंद्र सरकार अनुसार समय पर स्वीकृति, धारा 49 अनुसूची 6 से मुक्ति, हेल्थ मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी, चिकित्सा सहायता राशि, टर्मिनल बेनिफिट्स का समय पर भुगतान, ग्रेड पे विसंगति जैसे अन्य अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को संगठन लगातार पहल कर उठाता रहा है। पेंशनर की विभिन्न समस्याओं पर इस संगठन ने रजिस्ट्रेशन के पश्चात यानी अक्टूबर 2021 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और नवंबर 2021 से संगठन ने विधिवत कार्य प्रारंभ किया है। तब से लेके मार्च 2021 तक लगभग 23 पत्र इस संगठन ने विभिन्न लोगों को लिखे हैं एवं 1 अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक 49 पत्रों के अलावा अनेकों मेल, ट्विटर कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय आदि को प्रेषित करे हैं, जिससे संगठन की सक्रियता सिद्ध होती है। आगे भी संगठन निरंतर इसी तरह सक्रिय होकर पत्राचार एवं अन्य माध्यमों से पेंशनरों की समस्याएं उठाता रहेगा और उनकी मांगों की पूर्ति करते हेतु प्रयास करता रहेगा। संगठन का उद्देश्य सभी पेंशनरों में एकता, जागृति एवं सक्रियता का संचार करना है, जिसके लिए संगठन द्वारा राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ पेंशनर एसोसिएशन, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, यूनाइटेड फोरम को सहयोग दिया और लिया जा रहा है। यानी जो भी पेंशनर इसमें जितने भी संगठन कार्यरत हैं, सिर्फ एक संगठन ऐसा है जो फिलहाल सरकारी समर्थन के बल पर चल रहा है, तो उन्होंने ना हमसे कभी संपर्क किया और हमने भी उनसे संपर्क करना अभी आवश्यक नहीं समझा है। इसके अलावा जितने भी पेंशनर संगठन विद्युत पेंशनर्स के लिए इस प्रदेश में कार्यरत हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ में जो पेंशनर्स के लिए कार्यरत हैं, उनसे सभी से मेरा संपर्क बना हुआ है और मेरा उन सभी से किसी भी तरह का सहयोग लेने देने हेतु हमेशा प्रयास रहा है, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि हर संगठन अपने अपने हिसाब से काम जरूर करता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन मुद्दे हैं जिन पर हम सब लोग मिलकर यदि आगे शासन प्रशासन से संघर्ष करेंगे तभी कुछ सफलता हासिल होगी। तो स्थानीय स्तर पर हम अपने अपना काम करते रहें। इसके बावजूद भी कुछ मुद्दों पर मेरा प्रयास है और इस संघ में बात भी चल रही है कि अनेक पेंशनर संगठन जो वर्तमान में कार्यरत हैं, वे अपने अपने स्तर पर कार्यरत रहते हुए भी कुछ मुद्दों पर एक ज्वाइंट फ्रंट के नीचे एक मंच बनाएं और उसके तले एक सामूहिक रूप से शासन प्रशासन के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन खड़ा करें और अपनी मांगें उनके कानों तक पहुंचाएं। अति मितव्ययितापूर्ण इस संगठन का संचालन किया जा रहा है, यह हमारे आए हुए पत्रक से परखा जा सकता है। अनिवार्य अपरिहार्य व्यय ही किए जाते हैं। धारा 49 से मुक्ति, ग्रेड पे विसंगति जैसे मुद्दे यदि शीघ्र नहीं सुलझते हैं तो हाई कोर्ट में याचिका दायर करने में शेष राशि का उपयोग आम सहमति से किया जाएगा। यानी इस संगठन का खर्च आप देखेंगे आय व्यय पत्रक में तो बहुत ही अनिवार्य जो खर्च है उसे ही किया जा गया है। बाकी खर्च मैं यहाँ वहाँ से मैनेज कर लेता हूँ और अपना जितना भी योगदान बनता है वो करता हूँ और हमारे बाकी साथी भी अपने अपने स्तर पर इस तरह का खर्च वहन कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य आपके द्वारा दिए गए जो पैसे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर हित में ही सहयोग और उपयोग करने का है और जिसके लिए हम पारदर्शितापूर्ण आपके समक्ष समय पर हिसाब रखते रहेंगे और आपसे इसमें सहयोग और योगदान की हम आशा भी करते हैं कि जब भी हमें कभी ऐसी ज़रूरत महसूस होगी कि हमें और पैसे की आवश्यकता है तो हम आप लोगों से कहेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग खुले दिल से हमें सहयोग करेंगे। जिन स्थानों पर विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ की शाखाएं नहीं हैं वहां निवासरत पेंशनर्स परस्पर मिलकर क्षेत्रीय शाखाओं का गठन कर सकते हैं। यानी अगर आप पेंशनर से जहां हमारी पहुंच आप तक नहीं है और हमारा संगठन की शाखा अभी तक नहीं बनी है तो हम लोग आप पर ही ऐसा दायित्व सौंपते हैं कि आप 10, 20, 25, 50 जितने भी पेंशनर स्थानीय स्तर पर मिल सकते हैं सब आपस में मिल लें और एक शाखा का गठित कर लें। हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा और प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा आपको भरपूर सहयोग दिया जाएगा और आपको हम आश्वासन दिलाते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से अपना जो भी
गतिविधियां और कार्यक्रम में संचालित करते रहेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी का उसमें सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा जब तक कि हमारी जो उपविधि है उसका कोई सीधा उल्लंघन या कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता। अन्यथा आप लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि आप अपने स्तर पर अपनी शाखाओं का संचालन कर सकते हैं। आप सभी का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। समस्त कार्यकारिणी आप लोगों का आभार व्यक्त करती है। अपने साथी परिचित पेंशनरों को इस संगठन के स्वैच्छिक सदस्य बनाने हेतु प्रेरित करें, क्योंकि आजकल संख्या बल ही सर्वोपरि है। जिस संगठन के पास जितना संख्या बल होगा उतना ही प्रशासन उसकी ओर ध्यान देता है। आजकल क्या है कि वोट बैंक की नज़र से हर वर्ग को देखा जा रहा है। सरकार को जहां लगता है कि हमें यहां से वोट मिलेंगे तो उसके लिए उसका खजाना खुला रहता है। अन्यथा आपने अभी देखा होगा कि आज ही के समाचार पत्र में यह छपा हुआ है कि 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर विद्युत कंपनियों की बकाया है, और हमें महंगाई राहत के लिए तरसाया जाता है। हमेशा इस तरह से मतलब हमारे प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है जैसे हम लोग उनके ऊपर एक बोझ हों। तो जो उन्हें वोट बैंक नज़र आता है उसके लिए तो खजाना खुला है, अन्यथा विद्युत पेंशनरों के लिए वे लोग मतलब ऐसा दर्शाते हैं कि बहुत बड़ा भारी वित्तीय संगठन और हमारी किसी भी तरह मांग को मांगने के लिए वो यही कारण दर्शाते हैं कि वित्तीय संगठन है, हमारा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम फिलहाल यह आपकी मांग नहीं मांग सकते। तो इस तरह दोहरा मापदंड है, इसके विरुद्ध हम सब लोगों को मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। और जो वास्तव में सक्रिय और संघर्ष करने वाले संगठन हैं उनको आप लोग सहयोग करें। और विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ एक ऐसा ही संगठन है जो कि गैर राजनीतिक रूप से सिर्फ पेंशनरों के हितों के लिए आप लोगों के सहयोग की बदौलत ही संघर्षरत है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस संगठन को मजबूत बनाएं, क्योंकि इस संगठन को यदि आप मजबूत बनाएंगे तो आप स्वयं भी मजबूत होगी। आपकी आवाज़ हम उठाने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। इस प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करता है प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, सुनील कुमार गार्गव प्रदेश सचिव, अन्य प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी इसमें सहमत हैं। विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ प्रदेश कार्यालय भोपाल, इसका आयव्यय पत्रक दिनांक 30 सितंबर 2022 की स्थिति में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, और जिस पे आपका अनुमोदन की भी हमारी अपेक्षा है। आय संबंधित जो मदें हैं उसमें सदस्यता शुल्क अभी तक जो प्राप्त हुआ है, कुल रजिस्ट्रेशन के पश्चात से अभी तक जो प्राप्त हुआ है वह है 81,360 रुपये। इसमें आजीवन और वार्षिक सदस्यता शुल्क शामिल है। और इसके अलावा कुछ हमारे जागरूक पेंशनर साथियों ने जो हमें अनुदान स्वरूप राशि दी गई है उसका जो कुल राशि है वह है 4,004 रुपये। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जो 10-10 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ लिया जाता है वह कुल राशि है 530 रुपये। बैंक से हमें जो हमारी राशि बैंक खाते में जमा है, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का एक बैंक अकाउंट है जिसके माध्यम से ही हम समस्त लेन देन करते हैं। डायरेक्ट नगद राशि लेने का हम लोगों ने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया है, और ज़्यादातर हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत कम व्यवहार ही नगद राशि के रूप में हो, अन्यथा हम बैंक के माध्यम से ही ऑनलाइन व्यवहार करते हैं। तो इस राशि में बैंक में जो जमा है उस बैंक से अभी तक जो ब्याज मिला है वह 272 रुपये है। इस तरह कुल टोटल आय जो अभी तक हुई है वह है 86,166 रुपये। अब इसमें जो व्यय हुआ है उसका मैं मदवार आपको वाचन करके सुनाता हूँ। इसमें है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन शुल्क, यानी सोसाइटी को हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया है सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के कार्यालय से, उसका कुल व्यय हुआ है 10,000 रुपये। इसके अलावा प्रारंभ में जो हमको स्टेशनरी, रजिस्टर्ड, फाइल कवर, पेपर्स, लिफाफे आदि जो भी हमारा खर्च होता है वह अभी तक हुआ है कुल 603 रुपये। फ़ोटो कापी में 20 रुपये खर्च हुए हैं। पैन नंबर हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बाकायदा पैन नंबर प्राप्त किया है ताकि हमारा जो भी आय व्यय का ब्यौरा है वह सरकार को भी नंबर 1 में मालूम हो। तो पैन नंबर लेने के लिए हमारा जो खर्च हुआ है वह 200 रुपये है। इसके अलावा जो डाक खर्च होता है वह राशि कुल हुई है 162 रुपये। हमने जो लेटर पैड और रबर सील वगैरह बनाई है उसका कुल खर्च हुआ है 800 रुपये। इसके अलावा जो हमारे प्रतिनिधि
क्षेत्रीय शाखाओं के या आंदोलन में या कहीं और भी जाते हैं तो हमारे जो डेलीगेट्स का जो खर्च हुआ है वह हुआ है 3,812 रुपये। इसके अलावा जो दूसरी यूनियन के जो आंदोलन या अधिवेशन वगैरह हुए हैं उसमें हमारे प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, उसमें जो डेलीगेट का सब्सक्रिप्शन लगता है वह सब्सक्रिप्शन हुआ है कुल रुपये 1,500 रुपये। इसके अलावा बैंक ने 17 रुपये 70 पैसे SMS अलर्ट के रूप में हमारे खाते से काट लिए हैं, तो वह राशि भी व्यय के रूप में दर्शाई गई है। रसीद बुक जो हमें रसीद प्रत्येक सदस्य से जो राशि प्राप्त होती है उसकी रसीद हम बाकायदा काटते हैं और रसीद को या तो फिजिकल रूप से उनको हैंड ओवर करते हैं या फिर उनके व्हाट्सएप नंबर पे उस रसीद को हम प्रेषित कर देते हैं। तो रसीद बुक प्रिंटिंग का कुल खर्च जो हमारा हुआ है वह अभी हुआ है 550 रुपये। इस तरह जो टोटल व्यय अभी तक कुछ कुल हुआ है वह राशि हुई है 17,664 रुपये 70 पैसे। तो कुल आय में से यह व्यय राशि घटाने के पश्चात जो बैंक में राशि शेष बची है और जो कुछ राशि में दैनिक खर्चों के लिए अपने पास या प्रदेश कार्यकारिणी अपने पास रखती है वह राशि है। तो इस राशि में से जो बैंक में राशि है खाते में जमा है वह 63,681 रुपये 30 पैसे जमा है। और जो कैश इन हैंड है कैशियर या प्रदेश अध्यक्ष या सचिव वगैरह प्रदेश कार्यकारिणी के पास जो राशि है वह है 4,820 रुपये। इस तरह कुल जो नगद राशि शेष बची है वह है रुपये 68,501 रुपये 30 पैसे। तो इस तरह ये हमारा आय व्यय पत्रक है जो 30 सितंबर 2022 की स्थिति में है। इसके साथ हमने बैंक स्टेटमेंट अगस्त 2022 तक की स्थिति का लगाया है। क्योंकि अभी सितंबर 2022 का स्टेटमेंट बैंक से अभी प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए हम उस स्टेटमेंट को लगा नहीं पा रहे हैं। इसलिए पिछला जो स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसे हम इस पत्रक के साथ में लगाए हैं, जिससे आप मतलब पूरा ब्यौरा देख सकते हैं कि कितनी राशि अगस्त 2022 की स्थिति में बैंक खाते में शेष थी और कितनी प्राप्तियां हुई थी। तो कृपया इसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। पेंशनर साथियों, जो पेंशनर्स की प्रमुख समस्याएं हैं उस पर एक संक्षेप में हम एक नज़र डाल लेते हैं, जिसके लिए विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ निरंतर संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा भी अगर आपके विचार में कोई ऐसी समस्याएं आती हैं या कोई ऐसी मांग आती है या क्षेत्रीय स्तर पर भी आप कोई ऐसी समस्याएं या व्यक्तिगत किसी पेंशनर की भी कोई ऐसी समस्या है जो आपके ध्यान में आती है, तो आप या तो अपनी क्षेत्रीय शाखाओं के पदाधिकारियों को वह जानकारी दें और साथ ही मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से या पत्र के माध्यम से जैसा आप उचित लगे सूचित कर सकते हैं। तो हमारे स्तर पर भी उन समस्याओं पर या उन मांगों पर पत्राचार और प्रयास किया जाएगा। तो ये संक्षिप्तिका मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जिसमें जो पेंशनर्स की प्रमुख मांगें हैं वे आपके समक्ष आ जाएंगी। सम्मानीय पेंशनर साथियों नमस्कार। यह तो हम भी जानते हैं कि पेंशनर के साथ भारी अन्याय हो रहा है। ताज़ा उदाहरण 38% महंगाई राहत के स्थान पर हमें मात्र 28% ही दिया गया है और आदेश इस तरह किए जाते हैं कि हर बार पेंशनर को परेशान होना पड़ता है। राज्य शासन के आदेश होने के पश्चात भी हमारे आदेश समय पे नहीं किए जाते और एक बेचैनी और एक आक्रोश हमेशा उत्पन्न होता है और उसका भुगतान भी हमें समय पे नहीं किया जाता। पूर्व क्षेत्र कंपनी के जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पिछला 5% जो बढ़ा था उसका भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, ना ही उसके एरियर्स का भुगतान हुआ है। जबकि इसके लिए हम लोगों ने निरंतर पत्राचार किया है और फ़ोन पर भी बात की है, तो लेकिन आश्वासन मिलता है। तो पूर्व क्षेत्र कंपनी के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं वे बहुत ही लापरवाह हैं और इनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे हमने पत्राचार करके मांग भी की है। इसके अलावा धारा 49 के तहत सहमति के बहाने हमें महंगाई राहत हेतु लटकाया तरसाया जाता है, जबकि केंद्र सरकार 2017 में यह स्पष्ट कर चुकी है कि इस धारा में सहमति से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। मेरे इस संबंध में वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। धारा 49 विद्युत पेंशनर्स
के लिए लागू होती ही नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती हम पर थोपी जा रही है। इस संबंध में विस्तृत वीडियो है जिसे आप यूट्यूब पर विद्युत पेंशनर हित रक्षक संघ द्वारा जो चैनल बनाया गया है, पेंशनर हित रक्षक, इस चैनल के नाम से आप चैनल सर्च करके वो वीडियो आप सुन सकते हैं। हमें पेंशन और आधे अधूरे डीआर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। वरिष्ठ पेंशनर को अभी तक 32 और 27 महीनों का एरियर्स नहीं दिया गया है, जबकि 27 महीने के एरियर्स देने के लिए हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा आदेश भी कर दिया गया है, लेकिन ज़बरदस्ती तकनीकी कारणों में इसे उलझाया जा रहा है और राज्य शासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई, ऐसा बहाना करके 27 महीने का एरियर्स नहीं दिया जा रहा है। हमें अपनी परिवार की बीमारियों पर हर महीने हज़ारों रुपये और गंभीर स्थिति में अगर बीमार पड़ते हैं तो लाखों रुपये खर्च कर जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ रहा है। हमें कोई चिकित्सा सुविधा यानी किसी भी तरह के, जैसे कि केंद्रीय पेंशनरों को हॉस्पिटल में मुफ्त दवाइयाँ उपचार इत्यादि मिलता है, ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है। और जहाँ कुछ बोर्ड की डिस्पेंसरी पर है वहाँ भी हमें मतलब कोई दवाइयाँ या कोई सही उपचार नहीं मिलता है। वहाँ आना जाना ही महंगा पड़ता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ टिका दी जाती हैं 10-20 रुपये की, जिसका कोई औचित्य नहीं रहता और ना हमें बीमारियों में वे दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं और आना जाना ही हॉस्पिटलों में महंगा पड़ता है। तो हमारी ये मांग है कि जिस तरह की चिकित्सा सुविधा की सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती हैं उसी तरह की सुविधा हमको दी जाएं, और साथ ही हमारा मेडिक्लेम, हमारे परिवार के सदस्यों का मेडिक्लेम बीमा हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए ताकि गंभीर बीमारियों की स्थिति में हम लोग भर्ती होकर मुफ्त में अपना इलाज करा सकें। लेकिन इस संबंध में भी अभी तक कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हुई है। लीव इनकेसमेंट आदि से जबरन इनकम टैक्स काटा जा रहा है और विद्युत कंपनियां सरकारी हैं, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है। जब चाहे आपको सरकारी मान लिया जाता है, जब चाहे आपको प्राइवेट मान लिया जाता है और मनमाने नियम लगाकर आपको टैक्स वगैरह काटे जा रहे हैं, लेकिन कोई अन्य सुविधा नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा निजीकरण धीरे धीरे होता जा रहा है। आपको मालूम है कि अभी 18 जिलों के नया कॉन्ट्रैक्शन जो ट्रांसमिशन लाइन का है वह अडानी कंपनी को सौंप दिया गया है और उनका मेंटेनेंस भी उसे लीज पर दिया जा रहा है। विद्युत कंपनियों के जो वितरण कंपनियां उसमें ज़्यादातर आउटसोर्सिंग कर दी गई है। तो धीरे धीरे बैकडोर से निजीकरण किया जा रहा है। मंत्री जी और शासन बोलते जरूर जाते हैं कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं कि धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा है। और लेकिन हमारी जो पेंशन और अन्य सुविधाएँ हैं इसकी सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही है। और बिना गारंटी के तो जिस तरह विद्युत कंपनियों की हालत चल रही है और जिस तरह वे महंगाई राहत तक देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा संकट निकट भविष्य में आ सकता है कि हम लोगों को पेंशन के भी लाले पड़ जाएं और 2-2, 4-4, 6 या 8-8 महीने हमको पेंशन ना मिले। हमारे भुगतानों में कई महीनों विलम्ब किया जाता है। हम जब रिटायर होते हैं तो इसके बाद हमारा जो लीव इनकेसमेंट है, कम्पटेशन ऑफ पेंशन है, GTIS है, GPF है, जो भी हमारे पेमेंट हैं, इसमें कुछ स्थिति ये है कम्पटेशन की, तो साल भर 1.5 साल हो गए लेकिन अभी तक लोगों को कम्पटेशन का पेमेंट नहीं मिला है। GTIS का पेमेंट नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने मीटिंग करके जैसे तैसे अब GTIS का मामला निपटाया है। देखिए अब GTIS का पेमेंट सब लोगों को कब तक होता है। तो इस तरह से ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि विलम्ब से पेमेंट करने में नियम है कि ब्याज दिया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन है कि ब्याज दिया जाए, लेकिन ये ब्याज देते नहीं हैं और अनावश्यक विलम्ब करते हैं। जब भी इनसे बात करो कि भाई ये कम्पटीशन का पेमेंट अभी तक क्यों नहीं हो रहा है या GTIS का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा, तो वे दुनिया भर के बहाने लगाते हैं, वित्तीय स्थिति और ख़राब है और ऐसा है वैसा है। कुल मिलाकर ये है कि पेंशनरों के जो भी भुगतान है वह मनमाने ढंग से लटकाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक मामला है 30 जून और 31 दिसंबर को जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, तो चूंकि वे 1 साल पूरा कर लेते हैं, अतः उन्हें एक इंक्रीमेंट नोशनल देकर, लाभ देकर पेंशन का फिक्सेशन करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजन है। इस संबंध में हमारा केस भी लगा हुआ है, लेकिन इसकी कोई आगे कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार और अपने हट पे अड़ी हुई है, जिसके कारण हम लोगों को हज़ारों रुपये महीने की संबंधित पेंशनरों को हानि पहुंच रही है और अभी तक यह हानि लाखों रुपए में पहुंच चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार अपनी हठधर्मिता अपनाई हुई है। अब देखिए इसमें फिर से उनने एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बहाना लिया है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है,
तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन फाइनल होगा तो उस डिसीजन के आधार पे बाकी मामले निपटाए जाएंगे। देखिए इसमें आगे तक क्या होता है। इसी के अलावा एक और मामला था कि जो सीनियर सिटीजन 79 वर्ष पूर्ण करते हैं और 80 वर्ष जैसा ही प्रारंभ होता है तब उन्हें अतिरिक्त पेंशन 20% का लाभ मिल जाना चाहिए। यह हाई कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इस संबंध में विधानसभा में भी माननीय वित्त मंत्री ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि हम तो इसी आधार पर जो हमारा 79 कंप्लीट होते ही और 80 वर्ष प्रारंभ होते ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ दे रहे हैं और इसी तरह 85, 90, 95 और 100 वर्ष में भी इसी तरह का हम लाभ दे रहे हैं। यह स्वीकारोक्ति विधानसभा में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा की गई है, लेकिन हकीकत में यह है कि इस तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। अतिरिक्त पेंशन का भुगतान जब तक पेंशनर 80 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेता तब तक नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हमने निरंतर पत्राचार किए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके लिए पेंशनर हितरक्षक संघ आगे भी संघर्ष करता रहेगा। केंद्र सरकार में 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के साथ में चिकित्सा सहायता राशि आपके दैनिक जो छोटा मोटा जो बीमारी होती है या ओपीडी का खर्च होता है या दवाइयों का खर्च होता है उसके लिए प्रतिपूर्ति स्वरूप 1000 रुपये पेंशन के साथ में निरंतर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पेंशनर हैं उनको पेंशन के साथ में मिलता है, जिसे 3000 रुपये बढ़ाकर करने की अनुशंसा भी प्रतिमाह के हिसाब से की गई है संसदीय समिति जो है, किंतु इसके द्वारा अभी तक ना केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई चिकित्सा सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें हम लोगों का जो भी फंड का पैसा या जो भी कम्पटीशन वगैरह लीव इनकेसमेंट वगैरह का जो पैसा मिलता है और इधर उधर जो अपना खर्च है उस करने के बाद जो हमारी शेष राशि बच जाती है उसको भविष्य में सुरक्षित रखने हेतु हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या एफडी में अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जिसकी ब्याज दरें निरंतर कम होते जा रही हैं और इसके कारण हमें हज़ारों रुपये या दसों हज़ार रुपये महीने का नुकसान निरंतर हो रहा है। किंतु सरकार इस संबंध में पेंशनरों को कोई राहत नहीं दे रही है और निरंतर ही ब्याज राशि कम करते जा रही है और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है तो उस हिसाब से तो उसकी हिसाब से वैल्यूएशन किया जाए तो हमको ब्याज भी माइनस में जा रहा है और हमारी राशि मूल्य के हिसाब से निरंतर जो जमा है वह कम होती जा रही है। इसी तरह जो कम्पटीशन पेंशन की रिकवरी है वह एक उसका जो चार्ट बना है और जिस हिसाब से रिकवरी का कैलकुलेशन होता है वह 8% ब्याज की दर से होता है और इसकी रिकवरी 15 वर्ष तक की जा रही है, जबकि 8% के बाद से अभी तक आप देखेंगे तो ब्याज दर लगभग 3% कम हो रही हैं, यानी कि आपको अभी 5-6% से कम ही एफडी पे आपको ब्याज मिल रहा है। तो जब हमको कम ब्याज दे रहे हैं तो हमसे जो लिया जा रहा है उस पर भी ये ब्याज दर कम करना चाहिए। इस संबंध में मांग की जा रही है कि ब्याज दर भी कम करें और रिकवरी 15 साल के स्थान पर मात्र 12 साल की जाए, किंतु पत्राचार के बावजूद भी इस पर भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो संसद की एक संसदीय समिति बनाई जाती है जो पेंशनरों के कल्याण और उनके पेंशन इत्यादि से संबंधित अपनी रिकमेंडेशन देती हैं और यह रिकमेंडेशन को सरकार ज़्यादातर मानती है और ये उनके ऊपर बाध्यता रहती है कि संसदीय समिति द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उसे सरकार माने। लेकिन अभी यह हुआ कि संसदीय समिति द्वारा ये अपनी रिकमेंडेशन तो सौंप दी गई हैं केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, ना ही कोई आदेश जारी किए गए हैं, जिसके कारण हम लोगों को निरंतर रूप से हानि हो रही है। इसी तरह 7वें वेतन आयोग के बाद केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब 8वां वेतन आयोग होगा नहीं, लेकिन इसके आधार पर कोई अलग से नीति बनाई जाएगी जिससे वेतन और पेंशन इत्यादि का पुनरीक्षण होता रहे, लेकिन वह नीति अभी तक सामने नहीं आई है और 7वें वेतनमान को लागू हुए लगभग 6 वर्ष हो गए हैं और 3-4 वर्ष ही अभी बचे हैं। जो जिस हिसाब से हर 10 वर्ष में वेतन पुनरीक्षण होता था या पेंशन पुनरीक्षण होता था, तो अब उस पर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का आगे क्या विचार है यह अभी तक सामने नहीं आया है और समय निकलते जा रहा है। तो इस संबंध में भी हितरक्षक संघ जो है हमारा वह निरंतर इस पर संघर्ष कर रहा है। तो
यह थी आपकी प्रमुख मांगें जिस पे विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ लगातार संघर्ष कर रहा है और आगे भी संघर्ष करेगा। और अन्य पेंशनर संगठनों के साथ में यदि एक ज्वाइंट मोर्चा बनता है, या आप लोग भी अगर कोई ऐसा सुझाव देते हैं कि आप लोग अगर कोई आंदोलन करना चाहते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, तो वहाँ पर आंदोलन करें, धरना करें। और अगर भोपाल में प्रदेश स्तर पर आप सभी लोगों का कोई विचार होता है और कम से कम 200-400-500 पेंशनर इकट्ठे होते हैं, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है कि हम लोग भोपाल में भी एक दिन का धरना और रैली निकालें। तो इस संबंध में भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो साथियों, यह जितने दस्तावेज हैं और आम सभा की जो वार्षिक आम सभा हमारी 2022 की होने जा रही है, उससे संबंधित आपको सूचना इस वीडियो के द्वारा भी पहुंचाने का मेरा प्रयास है। आप सभी लोग इस संबंध में विचार करें, मेरा पूरा इस वीडियो को सुने, और जिस तरह भी आप आगे सुझाव या अपने विचार देते हैं, तो संगठन उसी हिसाब से आपसे सुझाव लेकर और आपसे सहयोग लेकर आगे भी कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।